अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हम अक्सर नए मेहमानों को आपसे रूबरू करवाते हैं, सियासी हो, समाजी हो या अफसरान हो, जिनकी कारकर्दगी ज़मीनी सतह पर रहती है और जो आवाम की खिदमत के लिए काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। आज भी उसी तर्ज पर हमारे साथ एक मेहमान है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं पहले उनका तारुफ आपको देना चाहूँगा। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर तलत साहब, जो ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गांव गोरीपुरा है। डॉक्टर तलत की जहां तक हम बात करेंगे, सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर काफ़ी वक्त तक के रहे हैं महकमा के अंदर। उसके बाद एक ख्याल आया कि आवाम की खिदमत करनी है। अगर हम आवाम की खिदमत की बात करेंगे तो काफ़ी सारी जो सियासी जमातें हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, बहुत सारे लोग उन सियासी जमातों के साथ वाबस्ता हैं और ये कोशिश में रहते हैं कि आवाम की जो परेशानियां हैं उनको हल करने में अहम किरदार निभाया जाए, जो काफ़ी वक्त से देखा भी जा रहा है। जहां हम डॉक्टर तलत की बात करेंगे तो अज खुद नौकरी से सबकदोश होना ये एक अक्कासी करता है कि आवाम के तई खिदमत करने का जज्बा क्या है। डॉक्टर साहब, सियासत में आना या नौकरी से सबकदोश अज खुद होना, इसके बीच में एक वक्फा लेना, क्या सोच विचार क्या लेकर आपने ये चीज़ सोची कि काफ़ी वक्त के बाद यहाँ आप सियासी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने बहुत सारी सियासी जमातें देखी, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आप हैं। मैं जानूंगा नौकरी सबकदोशी होने के बाद से लेके अब तक का सफ़र। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। देखिए, जहाँ तक समाजी कामों में हिस्सा लेने का ताल्लुक है, इसमें कोई काम नहीं, ये शक नहीं है कि मैं सोशो रिलीजियस जो कामें थी वो मैं जमात इस्लामी में भी बखूबी अंजाम देता था। जमात इस्लामी में 2003 से लेकर 2014 तक मैं समाजी उन बहबूद कामों में ही मशगूल रहा हूँ एज बहैसियत जमात के रुकन। तो 2014 के बाद मुझे ये ख्याल आया कि अगर आप समाजी खिदमत बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो इनके लिए एक सियासी सरपरस्ती का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सियासी सरपरस्ती के बगैर ऐसी चीज़ें फिर वो मुस्तहकम तौर पर नहीं की जा सकती। मैंने फिर जमात इस्लामी में भी यही कहा कि हमें अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी आना चाहिए, या वो इसलिए कि जो सियासी सूरत हाल है, अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनारियो में देखेंगे इस चीज़ को, या हम जिसको हम मसले कश्मीर का नाम देते हैं, ये जो कश्मीर इशू है, तो इसमें जिन लोगों ने अपनी जानों का भी नजराना ही कहेंगे हम उनको, लेकिन ये सब कुछ देखिए, चाहे वो 47 से लेके या 90 के बाद के हालात, मुझे लग रहा है इनमें सिर्फ जज्बातियत का सिर्फ इजहार होता था। जितनी भी सियासत इस नाम पे हुई है सिर्फ जज्बात के तहत। इसमें वो सियासी वो जो एक वो सोच वो उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ जो भी आया उसने आवाम को सिर्फ आवाम के जज्बातों का इस्तेमाल किया, और सियासी इस्तेकाम के लिए किसी भी न पार्टी ने न किसी लीडर ने आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं की है। सिर्फ लोगों के जज्बात उबारे हैं और लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। जहाँ अगर हम बात करेंगे, आपने बात बहुत बड़ी की और ये कहा कि आप जमात के रुकन रहे हैं ज़िला पुलवामा के अंदर। अगर हम फिर जमात इस्लामी की बात करेंगे तो 90 से लेकर अब तक की जहाँ हम बात करेंगे इन 30 सालों के दौर में, यानी 3 दिहाई, क्या वाकई में आपको लगा कि जमात इस्लामी ने यहाँ जो इसकी रुकनियत है, जो काम करते हैं ग्राउंड पर, वो सिर्फ जज्बात के ज़रिए से चल रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट या ना कि कंस्ट्रक्शन है? इसमें सिर्फ जमात का ही रोल नहीं है, ये हमारे ओवरऑल जो हमारा माशरा है,
सारा माशरा जो है। आप देखिए 47 से लेके, मैं 47 की बात क्यों कर रहा हूँ, उस वक्त जो फैसला लिया हमारी क़यादत ने उस वक्त कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दैट डिसीजन वाज आल्सो अगेंस्ट द विंड एट दैट टाइम, वो भी रुख के खिलाफ था। लेकिन फिर अब जो फैसला हो गया, कौम इस पे मुतमईन हो गई, उस वक्त जो भी क़यादत थी कौम उस पे मुतमईन हो गई। लेकिन फिर आप 53 में फिर आप जज्बात को उभारते हो, फिर माजरा शुमारी का ये आ गया नारा बीच में, ये जज्बात थे। और कहते अगर आपका 47 का डिसीजन सही था, हम आज भी कहते हैं, हमारे जितने भी लीडर है वो कहते हैं कि ये हमारा मुल्क, लेकिन ये बीच में फिर ये जो सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सेंटिमेंट्स को जिंदा रखते हैं। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी इसमें कुछ ना कुछ इसमें कमी मैं कहूँगा, या उनकी मैं कहूँगा कि उनकी वो जो पॉलिसी है उसमें ये जो सेंटिमेंट है ये जिंदा रहे। इसमें जमात इस्लामी का ही रोल नहीं है। और आम कश्मीरी देखो, आम कश्मीरी देखो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कुछ हो, आप पाकिस्तान का मैच देखो, पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान का मैच होता है, उसमें क्या होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ सेंटिमेंट्स है ना। अगर यहाँ कोई सियासी लीडर भी कोई मैच देखता है, उस वक्त वो भी उसका दिल उधर ही होता है। वो क्या करना चाहता है, साबित क्या करना चाहता है, सिर्फ जज्बात का इस्तेमाल। अगर आप सियासत करना चाहते हो, हमारा मुल्क कहते हो, फिर आपको जमीनी सतह पर भी लोगों को कहना चाहिए नहीं हमारा मुल्क है। आप कुर्सी पे आके हमारा मुल्क कहते हो, कुर्सी के उतरते ही आप कहते हो मसला कश्मीर। ये चीजें हमेशा, ये इसमें जमात का ही रोल नहीं है। जमात भी आम कश्मीरी है, जमात में भी हम आम कश्मीरी लोग ही है। हाँ, अलबत्ता जमात का ये चीज बनता था कि जमात का ये चीज बनता था जिस चीज के लिए जमात वजूद में आई थी, सोशो रिलीजियस कामों के लिए जो वजूद में आई थी कि हम दीनी खदमत करेंगे, लोगों की खदमत करेंगे, कहीं ना कहीं उस डगर से वो थोड़ा हट गई। वो एज जमात इस्लामी नहीं हटी, लेकिन जमात में जो लोग वो भी कश्मीरी थे। जमात में ये कभी फैसला नहीं हुआ है कि हम बंदूक का सपोर्ट करेंगे। जमात का ये न शूरा में हुआ है कभी फैसला, कभी ये चीज़ें नहीं हुई है। आप सईद मौदूदी का जितना भी लिटरेचर है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, हमेशा मिस इंटरप्रेट किया गया। आप देखिए जितने भी मिलिटेंट जो थे लोग थे, जितने भी मिलिटेंट लड़के थे, जब वो कोई वीडियो अपलोड करते थे तो पीछे तफहीमुल कुरान और खुतबात और अल जहाद फिल इस्लाम की किताब रखते थे। उससे क्या साबित होता था? क्या ये अल जहाद फिल इस्लाम में लिखा है ये बंदूक उठाना? ये तफहीमुल कुरान में लिखा है बंदूक उठाना? ये खुतबात में लिखा है बंदूक उठाना? इसको कहीं ना कहीं ये मिस इंटरप्रेट किया गया। इंडिया पाकिस्तान का मसला था, हाँ, इनको बाहमी तरीके से कैसे करें ये उनका काम है। आम कश्मीरी का इसमें कोई रोल आ गया, आम कश्मीरी का इसमें रोल है ही नहीं कहीं पे। आप बताइए मुझे कहाँ पे आम कश्मीरी का रोल है? जियो पोलिटिकल सिनेरियो में देखिए, हैं कहीं पे मसले कश्मीर रिजॉल्व करने में किसी आम कश्मीरी का रोल है? नहीं है। अच्छा, जहाँ आप जमात इस्लामी की बात करते हैं कि वो ही इसमें शामिल नहीं है इन जज्बात को रखने के लिए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करेंगे, क्या वो भी इसी तर्ज पर चले आवाम के जज्बात के साथ? इन जो मेन स्ट्रीम में थे उन्होंने भी आवाम के जज्बात के साथ खेला और अपनी कुर्सी हासिल की। देखिए यहाँ पर सिर्फ है ना, ये जो बात है एक ही बात आती है कि जमात इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन का ताल्लुक कहते हैं कि है इनकी जो आर्म्ड विंग थी वो जमात ये हिजबुल मुजाहिदीन थी। आप मुझे बताइए मोहतरम कि यहाँ पर कौन सी ऐसी सियासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? अलबरक, जमीयतुल मुजाहिदीन, तहरीकुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, अल बदर, ये किन ऑर्गेनाइजेशन की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी? सबों की थी ना। कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं था? फिर हमारा क्या होता है कि बस एक का नाम आ गया, फिर उसी नाम को हम आगे चलाते रहते हैं। फिर जाके जब मसला आ गया कि तो फिर उस वक्त भी कहा कि अगर आप देखिए 2002 में जब से वो चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस का मैं आपको जिक्र करूंगा, चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस में जो है उसमें भी अलहदगी पसंद जो थी वो बात करने आई, लेकिन बात शुरू हुई वहाँ पर, बात शुरू हुई अलहदगी पसंदों से, ख़त्म हुई मुफ्ती मोहम्मद सईद पे। तो 2002 से लेके 2023 तक ये 20 साल बनते हैं। इसमें तो मिलिटेंसी का तो ये अगर है कि उस वक्त उन्होंने कहा कि
बात गोली से नहीं बोली से बनेगी। फिर जब वो इक़्तिदार में आए फिर कौन सी बोली बोली, फिर कौन सी बोली बोली, फिर उसमें हाँ वो मसले कश्मीर कहते हैं इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू एंड शुड बी रिजॉल्व पॉलिटिकली। हाँ ये मुफ्ती मोहम्मद सईद का मरहूम का ये नारा है, ये पहली बात उन्होंने की है। उस वक़्त उससे पहले ये सियासी मसला ऐसे कोई नहीं कि क्या क्या कहता था। हाँ ये बात ये उनका क्रेडिट जाता है, ये में क्रेडिट क्योंकि हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो। दुश्मन की बात सही बात का एतराफ़ करना यही कैरेक्टर है, और अपने दोस्त की गलत बात को गलत कहना ये भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर में आता तो है। मेन स्ट्रीम ने क्या किया? मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कर रहा हूँ। अगर हम 2002 की बात करेंगे, फिर 8 की बात करेंगे, फिर 14 के बाद तो अब सिनेरियो चेंज हो गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का बीच में आ गया। उसके बाद तो फिर 19 के बाद हालात आपके सामने हैं। तो मैं पीछे की बात करूँगा इन दो पार्टियों की जिन्होंने यहाँ हुकूमत की है कांग्रेस के अलावा। इन्होंने सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेला है, चाहे वो कोई भी हो, अलहदगी पसंद हो, मेन स्ट्रीम हो, सिर्फ लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं। ठीक। मसले की तरफ इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। हाँ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो भी इनको करना पड़ा वो करते थे। कभी हुर्रियत के साथ बातचीत का ढोंग रचाते थे, कभी उनके साथ बातचीत करने का ढोंग रचाते थे, लेकिन मसला वहीं का वही होता था। हकीकत पसंदाना अप्रोच यहाँ पर किसी ने नहीं किया। हकीकत पसंदाना अप्रोच यही है कि मैंने उस दिन भी कहा जिस दिन मैंने ज्वाइन किया कि जितने भी अलहदगी पसंद सोच रखते थे वो हमेशा हमेशा अपने बंद कमरों में ये एतराफ़ करते थे कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। अब जब आप कहते हैं आप 15 अगस्त भी मनाते हो, 26 जनवरी भी मनाते हो, बड़ी अच्छी तरह से मनाते हो, तो फिर लोगों के सामने ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। चलो हम 370 की बात करेंगे। व्हाट वाज देयर इन 370 फॉर द कश्मीरीज, उसमें था कुछ बाकी। जो 2019 में 370 हटाया गया उसमें आम कश्मीरी के लिए जो था वो तो पहले ही अमेंड हो चुके थे। इतने अमेंडमेंट्स हुए इसमें कि जो आम कश्मीरी को उसमें होना चाहिए था उसके लिए वो था ही नहीं। अब 370 हटाए, एक छत थी, छत बनी थी। ये तो नेहरू साहब ने भी कहा था कि 370 हम इनको दे रहे हैं, वो घिसते घिसते घिस जाएगी, वो उन्होंने पूरी घिस के रख दी थी। अब हटाया क्या उन्होंने कुछ नहीं हटाया। अब हाँ अब आप आम कश्मीरी से बात करो, आम कश्मीरी से आप किसी सड़क पे बैठो, जो भी चलते फिरता कोई आदमी आएगा उससे कहो कि 370 वापस आएगा, ज़रा आप उसका जवाब सुनिएगा। अब जो 370 वापस लाने की बात की थी, जो इनके पास ऑलरेडी था पहले, उसको बचा नहीं पाए, अब वापस कैसे लाओगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम सूद समेत वापस लाएंगे, इन्होंने असल को खोया है, अब सूद कहाँ से लाएंगे वापस। आप मेन स्ट्रीम में आ गए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अंदर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अपनी पार्टी ही क्यों? देखिए मैं ये 12 बहुतों से ये बातें कर चुका हूँ कि मैं सियासत जो है मैं वो जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से ही करना चाहता था। ठीक। बिल्कुल करना चाहता था, क्योंकि जमात के साथ एक मेरा कल्बी रिश्ता है, फिक्री रिश्ता है। हाँ जहाँ तक जमात इस्लामी छोड़ने का, या उन्होंने मुझे निकाला वहाँ से, लेकिन जमात का जो दस्तूर है ना, वो ये जो खुदा परस्ती, इंसान दोस्ती, आखिरत पसंदी, इसके साथ मैं कैसा अपना ताल्लुक़ छोड़ूंगा। ये 3 चीज़ों तो मैं मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए। हाँ जहाँ तक अपनी पार्टी का सवाल है, मैं अपनी पार्टी में क्यों आया, 2019 से मैं ही देख रहा था कि ये जो सच की सियासत है, ये जो अल्ताफ़ साहब कह रहे हैं, कौन कहता है, ज़रा आप मुझे बताएं अल्ताफ़ साहब के अलावा कौन कह रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वो बात कर रहे हैं, या ये जो कह रहे हैं कि हमारा मुकद्दर अब हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। मैं भी ये 2014 से कह रहा था कि हमें कुछ मुख्तलिफ सोचना चाहिए। अगर हमारे मसाइल है वो हिंदुस्तान के साथ ही है, अगर उनका कोई हल है तो वो हिंदुस्तान के साथ ही है। कोई और मुल्क मुझे वो कैसे अगर मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, अपने हुकूक के लिए मैं लड़ रहा हूँ, या मुझे अपने हुकूक चाहिए, या जो मुझसे छीने गए हैं वो मुझे कोई और मुल्क कैसे दे सकता है। कॉमन सेंस की बात है। तो अल्ताफ़ साहब ने इसका बरमला 2019 के बाद उसने इन बातों का बरमला इजहार किया। हाँ मैं कहता हूँ कि ये जो बाकी लोग हैं जज्बातियत की सियासत करते हैं, निचले दर्जे की सियासत मैं कहता हूँ, क्योंकि जो
इंसानों लोगों के जज्बातों के साथ खेलने में जो सियासत हो रही हो वो सच्ची सियासत नहीं होती है, वो उसको निचले दर्जे की सियासत हम कहेंगे। अल्ताफ साहब ने बरमला इजहार किया, मैंने भी जिस दिन ज्वाइन किया मैंने भी कहा है कि हमें जियो पोलिटिकल सिनेरियो में देखना चाहिए, हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ 47 में जुड़ चुका है, तो हमें इसके अब अगेंस्ट नेचर हमें नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट नेचर जब जाओगे तो इंसान मुंह की खाता है, कोई फ़ायदा नहीं आता है इनसे। हमने सिर्फ कब्रिस्तानों को आबाद किया है, कब्रिस्तान को आबाद किया है, और 1 लाख 1.5 लाख हमने कब्रिस्तानों में दफनाया है, 1,10,000 जवान हमने ड्रग्स में झोंक दिए हैं। ठीक है, जब सियासी इस्तेकाम होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, आप हमें क्या करना चाहिए था, हमें अपने जवानों को इस जज्बातियत से बाहर निकालना था, उनको कहना था कि आप हमें एजुकेशन और इकनॉमी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना था, ज़्यादा तवज्जो देनी थी। आप पास्ट में भी देखो, जो भी इकनॉमिकली बैकवर्ड या एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं उनका इस्तेसाल होता है। अगर अपनी जवान को, हमें चाहिए कि अब हमें अगली नस्ल को बचाना चाहिए, हम अगली नस्ल को न ड्रग के हवाले करेंगे न बंदों के हवाले करेंगे। आप देखिए 90 के बाद के जो सूरत हाल है, क्या हमने पाया। आप कोई नापने वाला कोई आला उठा जिसे हम नाप सकते हो, कि हालात का पैमाना जिसे हम नाप सकते हो, हम आगे बढ़े हैं कि पीछे गए हैं। हमारे पास जो चीज़ें थी वो हम पहले ही गवा बैठे हैं, खासकर हमने अपने जवान को गवा बैठे हैं, हमने लोगों को गवाया है, हासिल कुछ नहीं हुआ। अगली नस्ल को बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि बंदूक न मसले कश्मीर का हल है और न हमारे मसाइलों का हल है। बंदूक हमारे मफाद में नहीं है। बंदूक अगर हम देखेंगे इससे हमारा नुकसान हुआ है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, जो बात कर रहे हैं जैसे कि आप जमात के साथ है, आज आप अपनी पार्टी में गए हैं और आपको ये आपने मान लिया कि जो अल्ताफ़ बुखारी साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकद्दर जम्मू कश्मीर का 47 में ही हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, तो अब ये बीच में कुछ मफाद परस्त लोग आए। अगर हम 14 की इलेक्शन की बात करेंगे तो तब जमात इस्लामी का बड़ा नारा लगता था पीडीपी की ओर से, लेकिन आज दोबारा से वो चीज़ शुरू कर दी है अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कि जमात इस्लामी के जो भी अहलकार हैं, जो लोग हैं, उनको दावत दी जा रही है खुल्लम खुला कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। क्या ये वही पैटर्न दोबारा से दोहराया जा रहा है? देखिए, पहले मैं कहूँगा कि जमात कोई ऐसी, जहाँ तक मैंने जमात को समझा है, जहाँ तक मैंने तहरीक इस्लामी को समझा है, क्योंकि मैं उसमें रह चुका हूँ, जमात इस्लामी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। न जमात के लोग किसी के बहकावे में आकर ऐसा कुछ करेंगे। उनका एक अपनी आइडियालॉजी है, उनकी एक अपनी सोच है, उनकी एक अपनी फिक्र है। हाँ, मसले कश्मीर के तय या जिन बातों का मैं इजहार करता हूँ 2014 से, हाँ, जमात में भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो इस चीज़ का इदराक रखते हो कि हमें क्या करना चाहिए। महबूबा जी या अल्ताफ़ साहब ये नहीं कर सकते हैं कि वो जमात के लोगों को ऐसे मीठी मीठी बातें करके फिर उनको वो उनकी तरफ लाएंगे। ऐसा नहीं है कि जमात, वो एक सोच रखते हैं, उनको पता है कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए अगर उनको कुछ करना पड़ा या अगर वो किसी प्रोसेस में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसमें कौन सी आम कश्मीरी के लिहाज से वो आ सकते हैं। तो ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ये हम आप इसको 2014 के साथ वो जोड़ नहीं सकते हैं, या उस वक्त क्या हुआ। हाँ, जमात के लोगों ने, या आप कह रहे हैं मैं उस वक्त जमात इस्लामी में ही था 2014 से पहले भी, और जमात अरकान ने कभी वोट नहीं डाले हैं। अरकान तो उनको तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को पसंद भी नहीं करते थे उस वक्त। हाँ, ये जो होता है सिंपैथी अगर हो गया है कि अगर हम सियासी तौर किसी के ये कोई फ़ायदा आ सकता है, या कोई ये जो क्या कहते हैं कि लोगों के मसाइल में अगर कोई तफावत आ सकती है, उस वक्त हम लेस इवल देख के कोई अपनी ज़ाती तौर पे फैसला कर सकता है। लेकिन अब चूंकि जमात बैन है, जमात के लोग सामने आके बात नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को जो खुश हो रहा हो वो जमात के मुतालिक बोल सकते हैं। इनको पता है कि जमात की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है, बैन है। यहाँ जितने भी कोई जमात के मुखालिफत में या जमात के फेवर में कोई बात कर रहा हो, बैन होने के बावजूद ये बैन, जमात इस्लामी आज बैन है, तो
اس کے رہتے ہوئے بیان رہتے ہوئے جماعت کے لوگ تو سامنے نہیں آ سکتے ہیں کہ ان باتوں کا یا وہ اظہار کریں یا تردید کرے کہ کسی چیز کا، وہ کر نہیں سکتے ہیں. آپ لوگوں کو جو پسند آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں جماعت کے متعلق، اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں لوگ. کیا علیحدگی پسند جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مین سٹریم میں آئے، کہ مسئلہ کشمیر کی بات وہ بھی کرتے ہیں، مین سٹریم بھی مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہاں کی پریشانیاں جو جوان کے ساتھ ہیں یا جو پیچھے ہوئی ہیں 3 دہائیوں میں، تو آپ مانتے ہیں کہ واحد حل ہے اس میں کہ وہ جو ہٹ درمی ہے وہ چھوڑ کر آئیں اور مین سٹریم میں وہاں سے بھی آپ لوگوں کی قیادت کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے؟ میرا 2014 سے یہ ماننا ہے کہ ہمیں سیاسی طور کچھ الگ سوچنا چاہیے، سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. علیحدگی پسند سوچ سے اگر میں نے آپ سے کہا کہ کوئی آلہ ایسا ہے کہ جو اس کا پیمانہ کر سکتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. اگر کوئی ایسا آلہ ہے جو اس کو ناپ سکتا ہو، آپ وہ آلہ اٹھا اور ناپ لو کہ ہم کہاں تھے، آج کہاں پر ہے. ہماری جو سیاسی پوزیشن ہے اس وقت وہ کہاں پر ہے، عام کشمیری اس وقت کہاں پر ہے. مجھے لگ رہا تھا وہ ہر درمی ہمیں سوچیں، ہمیں دیکھیں. ہاں، اس میں اور ایک کنفیوژن کی بات ہے. میں بھی جب کوئی فیس بک پہ کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ مولانا مودودی کا نام کیوں لیتے ہو. میں اسی فکر سے ہوں نا، میں اسی کی مثال ہی دوں گا یا کسی اور کا نام لیتا ہوں. تو کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں یہ منافقت ہے، اس نے تو مین سٹریم جوائن کیا. اب جو اس لیے جو ہماری یہ جو اسٹریٹجی رہی ہو، اگر وہ غلط تھی اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا ہے. میں آخر میں کیونکہ وقت کی قلت ہے ڈاکٹر صاحب یہ جانوں گا کہ آپ سیاسی پلیٹ فارم پہ اب آ تو چکے ہیں، اپنی پارٹی میں آپ نے شمولیت اختیار کر لی، آپ کی نظر ہے پچھلی جو یہاں سرکاریں رہی ہیں اور 2014 کے بعد کے حالات، 2019 کے بعد اس میں ایک الگ پہچان جموں کشمیر کو ملک کے ساتھ ملی. تو ڈاکٹر طلعت صاحب عوام کے تئیں کیا کچھ خواہش رکھتے ہیں سیاسی پلیٹ فارم کے آنے کے بعد؟ لوگوں کے تئیں میرا اگر یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو جو شورش ہے اسے بچانا چاہیے. اگر میری طرف سے ایک جوان بھی بچ سکتا ہے میں وہ اپنے لیے توشے آخرت سمجھتا ہوں. ایک بھی جوان کو اگر میں بچاؤں گا، یا میری یہ بات جو میں نے سمجھی ہے، اگر میں ایک ہی بندے کو یہ سمجھا سکوں اور اس کی جان بچ جائے، یہ جو نوجوان نسل ہے وہ بچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی یہ کامیابی ہوگی اگر میں ایک بھی انسان کو بچا پاؤں گا. کیونکہ قرآن کا کہنا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچائے تو اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. میرا یہی ہے. اور دوسرا میرا ماٹو ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو ایجوکیشن اور اکنامی کی طرف اس کو ان کی اہمیت اجاگر کراؤں گا، راغب کروں گا، اور ان کو اسی سوچ پہ ڈالوں گا کہ ہمیں ایجوکیشن اور اکنامی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں یہ خود بخود حل ہو جائیں گے. جی بالکل، یہ میں لوگوں سے چاہوں گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. شکریہ سر. یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طلعت جنہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی، اس ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے آج. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی قوم کا مسئلہ حل کرنا ہو تو وہ تعلیم اور اکانومی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ خیال رکھتے ہیں. جب انہوں نے جموں کشمیر اپنی پارٹی جوائن کی تب سے نہیں بلکہ اس پہلے سے، جب ایک وقت میں یہ جماعت اسلامی کے رکن رہے. آج یہ مین سٹریم میں ہے اور یہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ برائی کا راستہ ہے اس کو ترک کر کے آپ سیاسی پلیٹ فارم اختیار کیجئے. ساری چیزیں جو ہے حل ہوں گی اور یہاں پر ممکن ہو سکتا ہے. نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ میں دوبارہ آپ سے روبرو ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.